सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और देखिए मेरे सामने आज कौन बैठी है जरा गैस करिए कौन हो सकती है। भाई हमारी एक सखी बहुत ही तैयार बनी ठनी और झिलमिलाती भी सी आई है आज तो। अरे बाबा इतनी बोले इतना अगर आप बताएंगे हमारे बारे में हम नमस्कार कब करेंगे। तो आप नमस्कार कहिए अपने श्रोताओं को दीपा जी। जी सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेली को और मंदाकिनी जी आपको भी नमस्कार दीपा माहेश्वरी का। बिल्कुल। तो आज तो आप दीप की तरह झिलमिला रही हो। क्या बात, इतनी खूबसूरत लग रही हो, इतने शानदार कपड़े पहन के आई हो, आपका मेकअप भी और चेहरा भी दमक रहा है। और ये अरे वाह, हाथ में आपने मेहंदी भी लगा रखी है और ये कंगन भी डाल रखे हैं। आज तो कुछ अलग ही रूप नजर आ रहा है आपका। अरे राज खोल देंगे आप, है ना। ये राज भाई राज नहीं है, त्योहारों का देखिए ना कितना सुंदर माहौल चल रहा है। पूरे देश में अलग अलग त्योहार मना रहे हैं अलग अलग रूप में, लेकिन जो खास बात है हर्षोल्लास वैसा ही। हर घर में खुशियां हो रही हैं, तरह तरह के व्यंजन पकाए जा रहे हैं और मिलना मिलाना हो रहा है। तो देखिए अपने आप ही अगर थोड़ा सा भी तैयार हो या सज लो ना तो वो बहुत ज्यादा लगता है, एक अलग ही नजर आती है ना। जी, आना भी चाहिए। हमारे जो उत्सव हैं वो हमें जीने की, हमारे भीतर एक जीने की ललक पैदा करते हैं। हमारे जो सांस्कृतिक महत्व है उसको बताते हैं कि भारत की विशेषता क्या है। इन उत्सवों में हमारे देश की आत्मा बसी हुई है, रची बसी है। तो हमारे देश में हम बहुत सारे त्योहार हर दिन मनाते हैं। और उमंग देखिए कि हमने कल तो बैसाखी मनाई जी, है ना, उसका रंग अभी उतरा नहीं है। और आज बिहू है जो पूर्वी भाग में हम मनाते हैं जी। और विशु जिसे हमारे मलयाली साथी मनाते हैं नववर्ष के रूप में। तो हम सभी बहनों और भाइयों को नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं। बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं। और एक वैसे तो संदेश इतनी जल्दी पढ़ते नहीं, लेकिन फिर भी हमारी एक सखी ने संदेश भेजा है कि सतुआनी, विशुआ और जुड़ शीतल, इन सब की भी हार्दिक उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। क्या बात है। तो देखिए कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन कितना महत्व का दिन है आज। बिल्कुल। और पता है दीपा, इन सब का भाव क्या है? प्रेम और आपसी भाईचारा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। त्योहार का कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है, कोई भी रंग हो सकता है। हम उसे अलग अलग तरीके से मना सकते हैं, है ना। कोई अपने घर में कोई और व्यंजन बनाता है, आप अपने घर में कुछ अलग बनता है, कोई अलग तरीके से तैयार होते हैं कहीं पर, लेकिन फूलों के बड़े गजरे लगाए जाते हैं, तो कहीं पे बिल्कुल सुंदर से एकदम तड़कीले से रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। तो लेकिन इन सब का भाव वही है कि प्रेम और सौहार्द की भावना को हमारे देश में बिखेरना। बिल्कुल, है ना। तो अब गीत बिखेर दें प्यारा सा। चलिए। अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन डन डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है क्या? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कलियों पे निखार है? हाँ है। तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है, कलियों पे निखार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बाहर है। देखो मुझे सैया बोलो तुमको इकरार है। हाँ है। फिर भी इनकार है। हाँ है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बहार है। कहा
छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी, छुप के पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। फिर भी तकरार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 नहीं नहीं नहीं। ओ बागों में बहार है। दीवानी बोलो क्या दिल बेकरार है। मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है। आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 दीपा जी, ये बात अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको मुझसे प्यार है, मुझ पे एतबार है, तो क्या कहेंगी? दोनों के लिए है। और मुझे क्या कहना होगा? ना 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 ना। तो मतलब आप प्यार नहीं करती? नहीं करती हूँ ना, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझसे प्यार करती हैं और मुझ पर एतबार भी करती हैं। अब देखिए, शायद अगले इस 1 घंटे में ये भरोसा भी बढ़ जाए कि हाँ, आपसे बहुत प्यार है। और इसी तरह हमारे श्रोताओं से भी हमें प्यार है। और लेकिन हाँ, देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप सबको एक तराजू में तौलने लग जाती हैं कई बार। हाँ, ऐसा है। हाँ, सच। इस बात पे हम नाराज हो जाएगा आपसे। देखिए, नाराज भी हो जाइएगा और कहाँ गलती हो रही है वो भी बताइएगा, लेकिन हम आपको मना लेंगे। क्यों साथियों, मना लेंगे ना मंदाकिनी जी को। तो भाई सबको एक तराजू में जो तौलने की हमारी प्रवृत्ति है ना, उससे तो हमें थोड़ा बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि सबको एक तराजू में नहीं तौलना चाहिए जी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती है। हम उस महान शख्सियत के बारे में आज बात करेंगे। जी बिल्कुल। और अग्निशमन सेवा दिवस भी है आज। तो क्या महत्व है इस दिन का, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत सारे संदेश हमारे श्रोताओं ने पहले ही लिख भेजे हैं। बिल्कुल। सखी विशेष में आज हम वंदना कटारिया, जिन्होंने हाल ही में हॉकी ये खेल से संन्यास लिया है, लेकिन इनकी जो पूरा उपलब्धियां हैं हम उसके बारे में कार्यक्रम करेंगे। और दही के व्यंजन, आपने मेरे मन की बात कर दी। गर्मी में अगर दही के व्यंजन मिल जाएं तो भाई कार्यक्रम सफल हो जाता है। हमें पता है आपको दही बहुत पसंद है और शायद लग रहा है कि हमारे साथियों को भी दही बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सारे आज संदेश आए हैं और दही के बारे में अलग अलग जानकारी भी। तो ये तो उनका ही सेगमेंट है, दही के सारे व्यंजन उन्हीं तो हमें बताने हैं कि भी दही को लेकर क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तो आए भी हैं और हम एक एक करके लेते चलेंगे। बिल्कुल लेते चलेंगे, और हो सकता है बीच बीच में भी एक उनके व्यंजनों को हम पढ़ते जाए, ताकि हमारी जो शुदा है, जो भूख है, वो शांत हो जाए, दही के व्यंजन खाते खाते जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि भाई सबको एक तराजू में हमें नहीं तौलना चाहिए, है ना दीपा? अब देखिए, जैसे हम हंसे वैसे कोई हंसता है, कोई गंभीर रहता है, कोई थोड़ा चुप रहता है, लेकिन कोई बहुत बोलता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बहुत बोलता है वो बुरा हो गया, या जो गंभीर रहता है वो अच्छा हो गया। ये तौलना कितना गलत, कितना मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये इस तरह की बातें बोलना या सोचना, इस पर विचार भी करना, ये सामने वाले जो कि थोड़ा सा गंभीर रहता है या जो थोड़ा चुप सा रहता है, या कोई हंसता है तो अगर उस पर भी बोल दिया जाए, कितना हंसते हो तुम, देखो घर में कोई और हंस रहा है क्या, लेकिन तुम्हारी कैसी आदत है। तो एक अच्छी खासी आदत वो इंसान की कहीं दब जाती है, खत्म हो जाती है। कई बार इंसान अपने दिल पे इतना ले लेता है कि वो अपने इस गुण को भूल जाता है ना? बिल्कुल। और देखिए, कोई गंभीर रहता है, कोई चुप रहता है, कोई हंसता है, कोई बात बात पर रोता है, अपनी अपनी आदत है। लेकिन इस बात का किसी से हमें तुलनात्मक
अध्ययन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मैं बहुत हंस रही हूँ तो आप दीपा से मेरा कंपेयर करें, अरे दीपा तो नहीं हंस रही, या दीपा बहुत ज्यादा बोल रही है तो कि मंदाकिनी जी तो नहीं बोल रही। ये जो तुलना है ये नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, है ना, लेकिन हर उंगली जरूरी होती है ना। एक उंगली भी कट जाए तो क्या हाल होता है ये उससे पूछा जाए जिसकी वो उंगली नहीं है। हम तो सखियां हैं, तो जब हम रसोई में काम करते हैं और अगर किसी वजह से कभी ये अंगूठा या ये जो अपनी पहली उंगली अगर कट जाती है, चक्कू से कट जाती है, तब हमें समझ में आता है कि देखिए कितनी इसकी विशेषता है और खासियत है। बिल्कुल। तो किसी को भी रंग रूप से या कद काठी से तंज मारना, उसके आत्मविश्वास को कम करना नहीं होना चाहिए। स्वयं के आत्मविश्वास में कमी इससे आपकी ज्यादा ऊपर कराती है। हमें तो ये लगता है दीपा, जो खुद आदमी कमतर होता है ना, वही दूसरों की कमियां निकालता है। बिल्कुल। जिस आदमी में गुण होते हैं, सर्वगुण संपन्न है, जितना भी वो कहते हैं आपके अंदर गुण है, तो वो दूसरे की कमी नहीं निकालता है। जो खुद को कमतर आंकता है, जहाँ खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो दूसरों के अंदर भी वो कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। बिल्कुल। और गुणों से जो भरपूर व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरे में कुछ अच्छी आदत निकाल ही लेंगे और वो जरूर ये बोलेंगे, अरे आपकी ये वाली आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी। ये नहीं कहेंगे आपकी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम ये मतलब तारीफ ही करते हैं कि हमारी आपकी आदत हमें पसंद है और कोशिश करते हैं कि उस आदत को हम भी सीखें। जी बिल्कुल। और देखिए ना, बहुत ज्यादा अगर ऐसा होता है, बार बार आप तंज मार रहे हैं या टीका टिप्पणियां करते जा रहे हैं, सुन सुनकर जिनको आप कर रहे हैं वो कहीं पे अवसाद में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, वो उदास रह सकते हैं, वो अकेले रह सकते हैं। तो क्या ये ठीक है कि हम किसी एक अच्छे खासे इंसान को इस हद तक ले आए या उस स्थिति तक ले आए कि वो सबसे दूर रहने चले जाए? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे हैं, उनमें अलग अलग स्वभाव हो सकते हैं, तो हर इंसान एक सा कैसे हो सकता है ना? दुनिया है, हजार तरह की बातें हैं, हजार तरह की आदतें हैं, सबको साथ लेकर हमें चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, तंज सुनना, किसी के कटाक्ष सुनना, किसी का बुरा बर्ताव सुनना, सहन करना, ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो असहज महसूस करने में महसूस कराने में जो बाज नहीं आते हैं, फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा हो ही रहा है तो थोड़ा उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, है ना। कई लोग खुद भी सहज नहीं रहते और दूसरों को भी सहज नहीं रहने देते, है ना। कई बार तो कोई बहुत इतनी शिकायतें करता है कि उन्हें लगता है कि सामने वाला क्यों नहीं बोल रहा, उसे भी किसी न किसी स्थिति से, माहौल से, कार्य क्षेत्र से या घर में उसे भी कुछ न कुछ किसी भी चीजों में कमी लगनी ही चाहिए। तो वो क्यों ऐसा बिल्कुल नॉर्मल सा सामान्य से बैठा हुआ है, तो वो इस कदर बोलने लगेगा कि सामने वाले को कुछ न कुछ एक शिकायत बोलनी ही पड़ जाती है, उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप उसको मजबूर कर देते हो। वो शांत और सौम्य है, उसे आप शांत और सौम्य रहने नहीं देते, है ना। ये ज्यादातर पड़ोस में भी होता है, कार्यस्थल पर भी होता है। कुछ लोग राजनीतिज्ञ होते हैं जो राजनीति करते हैं, कुछ लोग शांत होते हैं जो शांत बैठे रहते हैं। तो जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उस तरह की किस्म के लोग होते हैं जिनको ऑफिस में या पड़ोस में या घर में कहीं भी किसी बात का बतंगड़ बनाना है, तो वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति शांत क्यों बैठा है, इसे भी साथ ले लिया जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। सबका अपना स्वभाव होता है, सबको एक तराजू से हमें नहीं तौलना चाहिए। हम जैसे हैं हम हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार आपको करना चाहिए, है ना। और सकारात्मकता आपके भीतर होनी चाहिए। प्रेरित करने वाले लोगों के साथ हमें ज्यादा रहना चाहिए। बिल्कुल। और फिर भी अगर ऐसा कहीं नहीं हो पा रही तो कहीं आप खेल में शामिल होइए या कोई कला सीख लिए या ऐसा कोई काम या ऐसी कोई एक्टिविटी या गतिविधि जिनसे खुशी मिलती हो, ऐसा करते रहने से, ऐसे में हिस्सा लेने से हम ये इस तरह से जो ये तौलने वाली प्रवृत्ति उन लोगों से दूर भी रह सकते हैं और अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। और दूसरे हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं, ये सोचने से बेहतर है कि हम स्वयं को समझें, क्योंकि खुद से अच्छा कोई हमें नहीं जानता है। बिल्कुल जी। और देखिए इसी विषय में इतने सारे मैसेजेस और संदेश हमारे पास आए हैं। हमारा एक ही संदेश कहता है कि सभी को एक तराजू में तौलना उचित नहीं है। वैसे जाहिर है कि सबको खुश रखना एक जीवित मेंढक को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। परिस्थिति बदलना मुश्किल हो तब अपने मन
की स्थिति बदल लीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबको एक तराजू में तोलना एक आम बात है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं, गुण और दोष होते हैं और उन्हें एक ही तराजू में तोलना न्याय संगत नहीं हो सकता। जैसे कि हर व्यक्ति अनोखा होता है और उसकी अपनी विशेषताएं हैं। हर व्यक्ति के अपने गुण हैं, दोष हैं और एक ही तराजू में उन्हें तोलना बिल्कुल सही बात नहीं है। हर व्यक्ति के गुण और विशेषताओं का व्यक्तिगत मूल्यांकन करना चाहिए और हर व्यक्ति का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के। साथ ही लिखते हैं कि सबको एक तराजू में तोलना हमेशा सही नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनका मूल्यांकन निष्पक्ष रूप में होना चाहिए, तभी ये न्याय संगत हो सकता है। एक संदेश ये कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करने के बारे में ये कहते हैं कि चाहे वे कैसे भी अलग हों, उनके व्यक्तिगत परिस्थितियों के बावजूद यह ऐसी स्थिति है जहां किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से देखा नहीं जा सकता है। सभी को एक ही रूप में माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबको एक समान तो लें, एक तराजू में तो लें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सबके साथ समान व्यवहार कर सकते हैं। किसी के साथ भी भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने परिवार वाले हों या बाहर वाले, सभी के साथ एक समान तरीके से बात करनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो घर वाले अपने होते हैं, लेकिन घर वालों से ज्यादा बाहर वालों से अच्छे तरीके से बात करते हैं। ऐसा मैंने देखा है, यानी घर वालों से वो बात नहीं करते ऐसे। ये तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमें घर वाले और बाहर वाले सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक संदेश है कि तुलना के बारे में कह रहे हैं कि बड़ा वजन काटा तो केसर तोलने के लिए नाजुक छोटा वजन काटा काफी होता है, और अगर हाथी को तोलना हो तो बड़ा सा वजन काटा चाहिए। और बिच्छू को जल से बाहर बचाया अगर तो फिर भी वो काटेगा ही। धूप में खड़ा वृक्ष सभी को छाया और फल देगा ही। इनका कहने का मतलब है स्थिति, काल, व्यक्ति, परिस्थिति देखकर विचार आचार की दिशा बदलकर हमें बर्ताव करना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये कि एक साधु हुआ करता था दीपा, और वो जब नदी किनारे बैठे थे तो एक बिच्छू गिर गया था पानी में। उन्होंने हाथ देकर उसको बाहर निकाला, बिच्छू ने उनको डंक मारा और वापस पानी में गिर गया। साधु ने फिर हाथ डाला, फिर बिच्छू को निकाला। तो साधु का स्वभाव था ना उसको बचाना, लेकिन बिच्छू का स्वभाव क्या था? डंक मारना। तो अपने अपने स्वभाव की विचार से ही कह रहे हैं कि सब अपना व्यवहार आपको देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको सोचना चाहिए। जी। और एक और संदेश है, ये कह रहे हैं कि सभी को समान रूप से, निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। ये एक ऐसी स्थिति है जहां किसी को भी अन्य के ऊपर कोई खास दर्जा या प्राथमिकता हम नहीं दे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात कही, और अब हम भी ध्यान रखेंगे अपने श्रोताओं का। चलिए, गीत के जरिए। बिल्कुल।
बना, सुर से ये जीवन संगीत बना, तेरी पायल चलती गीत बना। छम छम घुंघरू गाते हैं, छम छम घुंघरू गाते हैं, आओ 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 तुम्हें हम पहनाते हैं, गीत पिरोते इन सांसों के हार में, आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। जलते अंगारों को छेड़ गई, रुक मन के तारों को छेड़ गई, जलते अंगारों को छेड़ गई, रुक मन के तारों को छेड़ गई। मन में दीप चले सरगम से, मन में दीप चले सरगम से, सात सुरों के इस संगम से, ये सपनों के फूल खिले संसार में, आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं, मैं खो जाऊं मैं खो जाऊं प्यार में, आशाओं के सावन में, आशाओं के सावन में, आशाओं के सावन में, आशाओं के सावन में। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। मंदाकिनी जी, आज हमारे देश के संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं जी। और हम सभी जानते हैं कि संविधान जनक के साथ वे एक अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और समाज सुधारक थे। जी, डॉक्टर अम्बेडकर ने मानव अधिकार और समाज में भेदभाव समाप्त हो, इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए थे। बिल्कुल, उन्होंने ताउम्र ये संघर्ष किया कि समाज में जो भेदभाव बढ़ता जाता है उसे नहीं बढ़ता जाना चाहिए, सबको एक भाव से देखा जाना चाहिए, समभाव से। और स्वतंत्र भारत के वो पहले कानून मंत्री बने थे। जी, और स्वतंत्र भारत के लिए आपने जो नया संविधान बनाया, तैयार किया था, जो कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 में अपनाया था। बिल्कुल, और तो सेंट्रल उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। बिल्कुल संविधान के लिए। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और वो बहुत ही बड़े लेखक भी थे। उन्होंने 3 किताबें भी लिखी थी। आप बताइए उन किताबों के क्या नाम थे?
पहली किताब है रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। और दूसरी किताब थी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त। और तीसरी ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। और भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अहम भूमिका रही थी। कृषि का क्षेत्र हो या औद्योगिक विकास की बात हो, वे हमेशा प्रेरणा देते रहे। जी, और बेहतर शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य पर भी हमेशा वो जोर देते रहे। हाँ, तो उन्हें याद करते हुए आज हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। जी, एक संदेश, बहुत सारे संदेश आए हैं, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये एक संदेश है कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। संविधान सभा में हालांकि 12 सदस्य थे, सभी का योगदान रहा, लेकिन अंबेडकर जी ने समाज के निचले तबके को सुधारने के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति चिंता करना, महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास सुझाव दिए थे। उनके लिए कानूनन स्थान दिया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी सेवा समर्पण को याद करते हुए आज हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक संदेश हमारा आया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करते हैं। अपने संविधान सभा में पारित संविधान के निर्णायक सदस्यों में शामिल सुप्रसिद्ध राजनेता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हर साल की तरह इस साल भी मनाई जा रही है। उन्होंने न केवल संविधान सभा में शामिल रहे, वो अपितु भारत सरकार के पहले कानून मंत्री भी रहे। महिलाओं की, पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने काफी काम किया। उनका जीवन समर्पित रहा और उनके आज के दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि भी वो देते हैं। जी, एक संदेश कहता है कि 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की याद में मनाया जाता है। यह अंबेडकर के जन्मदिन को दर्शाता है, उनका जन्म 14 अप्रैल यानी आज के दिन 1889 को हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में कुछ लोग समानता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बिल्कुल सही कहा जी। और एक और संदेश आया है, क्या कहता है ये संदेश उन्हीं को नमन कर रहा है और कह रहा है कि आज अम्बेडकर जी की जयंती पर सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और जो उन्होंने कार्य किए उनके लिए हम उन्हें हमेशा हमेशा याद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भीमराव अंबेडकर एक महान भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। और अंबेडकर साहब ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने कार्य किया, पिछड़े लोगों के मसीहा वो बने, शिक्षा के महत्व को उन्होंने उजागर किया, सामाजिक सुधार की बात उन्होंने कही और इस तरह से उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता लाने का प्रयास किया। और दीपा, अब समय है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर लौटते हैं। जी, इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। तो दीपा, अब एक गीत सुन लिया जाए। जी, और ये गीत बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर आधारित फिल्म डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इससे ली है और इस फिल्म में उन्हीं का किरदार निभाया मम्मूटी, जो अभिनेता मम्मूटी है, उन्होंने अंबेडकर जी का किरदार निभाया है। तो चलिए सुनते हैं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो समुदाय
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सिक्खपदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खपदं समादियामि मुसावादा वीरमणि मुसावादा वीरमणि सिक्खपदं समादियामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं। मंदाकिनी जी, आप ये बताइए, कभी हॉकी खेली है आपने? हॉकी? हाँ, खेली है। क्या बात? जब मैं 9th में आई थी ना, तो वहां पर एक गेम आपको चूज करना था कि आप किस गेम को खेलना चाहती हैं। जी। तो पहले तो मन हुआ था कि बैडमिंटन लेती हूँ, फिर मन हुआ कि कुछ और दिमाग में आया होगा, लास्ट में मैंने हॉकी ली। क्या बात? हाँ, तो मुझे याद है सुबह 7 बजे हमें स्टेडियम जाना पड़ता था स्कूल पहुंचने के बाद, और हम हॉकी खेला करते थे। बड़ा मुश्किल होता था दीपा, हॉकी खेलना इतना आसान नहीं जितना लगता है कि हाथ में आपने स्टिक ले ली और बॉल को आप गोल गोल घुमा रहे हैं। वो बॉल जो है गोल गोल घूमती ही तो नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी बिल्कुल, यही तो बात है ना। हाँ। और तभी तो देखिए, जो भी हमारी महिला हॉकी टीम की हमारी जितनी भी खिलाड़ी हैं, हाँ? वो उनमें एक अनोखी बात है। बिल्कुल। और वो ऊर्जा और उनमें वो जो पैशन जो उसमें जी, और वो जो जुनून देखने को मिलता है, तो सच में कुछ देर के लिए तो घर में भी ऐसा अगर देख लेते हैं ना कभी मैच, तो थोड़ी सी देर के लिए एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। बिल्कुल, इनको देखकर तो लगता है, खिलाड़ियों को देखकर, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे को हराने का जो प्रयास करती हैं, और दोनों तरफ जो हार जीत की एक अंतिम लड़ाई हो रही होती है ना, उसका मजा ही अलग होता है। घुमावदार छड़ी से जो जिस तरह से बॉलों को घुमाते हुए, कट मारते हुए आगे पीछे करते हुए और गोल मार देती है, तो मजा आता है। और गोलकीपर चारों खाने चित्त हो जाता है। लगता है आपने काफी गोल मारे।
हाँ, मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे को हॉकी खेलने का थोड़ा सा अनुभव रहा। अच्छा, वो जो मैंने आपने अभी पूछ लिया। लेकिन ये जो है वंदना कटारिया, जिनके बारे में हम बात करें, इन्हें बहुत अनुभव है और उन्होंने बहुत हमारे गोल मारे। बिल्कुल, ये मतलब इन्होंने 320 मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया और 160 के करीब गोल मारे। सबसे अधिक कैप का रिकॉर्ड भी इन्होंने रखा है। और इन्होंने तो भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम की फॉरवर्ड प्लेयर रही हैं ये तो, और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास भी ले लिया है। जी। और 15 अप्रैल 1992 में उत्तराखंड के रोशनाबाद में हरिद्वार जिला में ये जन्मी। और वंदना का नाम तब प्रसिद्ध हुआ जब 2013 में हॉकी जूनियर विश्व कप के दौरान वे सबसे ज्यादा गोल मारने वाली खिलाड़ी बनी। उस वक्त भारत कांस्य पदक भारत को मिला था और 2010 में वे सीनियर टीम में शामिल भी हो गई थी। जी, 2014 में एशियाई खेलों में भी वंदना भारतीय टीम में थी और 2016 रियो ओलंपिक में देश का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। फिर वर्ष 2022 में वंदना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, और जिन उपलब्धियों की बात हम कर रहे हैं ना दीपा, ये इतनी आसान नहीं थी, है ना। कहना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, किसी के बारे में बताना बहुत आसान है, लेकिन उसने कैसे इसको अर्जित की है ये सफलता, ये जानना तो उसी से हम समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना प्रयास किया होगा। वंदना कटारिया के पास कभी एक जोड़ी जूते के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। ये हालत थी उनकी कि एक जोड़ी जूता भी नहीं होता था। एक सपना था उनका, एक हॉकी स्टिक और अच्छे जूते उनको मिल जाएं। उनकी छोटी बहन भी हॉकी खेलने का पूरा शौक रखती थी, तो रोशनाबाद स्टेडियम में बिना जूते प्रवेश संभव नहीं था। तो वे स्कूल से जल्दी आकर बारी बारी से जूते पहनकर स्टेडियम में खेलने जाया करती थी। यानी दोनों बहनें खेलती थी, तो पहले एक जाती थी फिर दूसरी जाती थी। देखिए कितनी छोटी सी, कितनी मासूमियत वाली बात लग रही है, लेकिन कितने संघर्ष उनको ये करने पड़े। पीछे छिपा संघर्ष देखिए। बिल्कुल, जूतों को भी वो कैसे शेयर करती थी, क्योंकि खेलना महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और वंदना कटारिया के पिता ने हमेशा खेल के मैदान में डटे रहने का उन्हें हौसला दिया। इन्हीं कारणों से हॉकी में अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बूते पर 2017 में महिला एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम की आप सदस्य भी रही। और 2021 में देखिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। और 2014 में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर उनको नामित भी किया गया था। बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि वंदना कटारिया 1992 में जन्मी, जैसा हमने बताया था, और मैदानी हॉकी के भारतीय टीम की में खेलती रही। वंदना 2013 में देश में सबसे अधिक गोल मार करने में सफल थी। जूनियर महिला विश्व कप के में कांस्य पदक विजेता बनी और स्पर्धा जर्मनी में हुआ था और इन्होंने 5 गोल मार कर इस स्पर्धा में तीसरा सबसे अधिक गोल करने में सफल रही। अब तक 130 स्पर्धा में 35 गोल करने में वो सफल रही हैं। और देखिए एक संदेश आता है कि वंदना कटारिया ने हॉकी से संन्यास लेते हुए कहा कि विदाई थकान की वजह से नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच को अपनी शर्तों पर छोड़ने का एक विकल्प है। मेरा सिर ऊंचा रहेगा और मेरी स्टिक अभी भी आग उगल रही होगी। भीड़ की गर्जना, हर गोल का रोमांच और भारत की जर्सी पहनने का गर्व हमेशा मेरे मन में गूंजता रहेगा। क्या बात है, कितना जोश होता है, आप देखिए, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वंदना ने साल 2009 में भारत के लिए सीनियर डेब्यू किया और जल्द ही एक बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ी वो बन गई। उनके लिए सबसे खास मौका 2013 में जर्मनी के में जूनियर महिला विश्व कप में खेलना था। वहां वो भारत की सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बनी और टीम को ऐतिहासिक कांस्य पदक भी उन्होंने दिलाया। इसके बाद वो 2 ओलंपिक, 2 FIH महिला हॉकी विश्व कप, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स और 3 एशियाई खेलों सहित बड़े टूर्नामेंट में रेगुलर खिलाड़ी रही और उन्होंने इतनी सफलता हासिल की। पायलिया छनकी के ना छनकी छनकी, बिजुरिया चमकी के ना चमकी चमकी, पायलिया छनकी के ना छनकी छनकी, बिजुरिया चमकी के ना चमकी चमकी, कमरिया लटकी के ना लटकी, मगर फिर मत करियो जो किया 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 ओ किया, सुन लिया। पायलिया छनकी के ना छनकी छनकी, बिजुरिया चमकी के ना चमकी चमकी, कमरिया लटकी के ना लटकी, मगर फिर मत करियो जो किया 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 ओ किया, सुन लिया।
पायलिया चनकी के ना। की चूड़ी सी टूट जाती है, कांच की चूड़ी सी टूट जाती है, शाम की राधा बनके रूठ जाती है। गगरिया चलती के नाम, सुनरिया ढलकी के नाम, कमरिया लटकी के ना, मगर फिर मत करियो जो किया 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 ओ पिया सुन लिया। पायलिया छनकी के ना, छनकी छनकी अच्छा। कमरिया लटकी के ना, लटकी मगर फिर मत करियो जो किया 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 ओ पिया सुन लिया। हाँ दीपा, कुछ सुना आपने? क्या? पायलिया छनकी के ना, छनकी बिल्कुल छनकी है। और देखिए जो आग की हम बात कर रहे थे, जज्बे की बात कर रहे थे, तो उसी से कहीं से घूमता फिरता एक बात आई कि समाज के लिए कई सेवा के कई रूप होते हैं, लेकिन जो अग्निशमन कर्मी दूसरों के लिए करते हैं वो बहुत कठिन कार्य होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम अग्निशमन सेवा दिवस भी मना रहे हैं। हम बात अभी थोड़ी देर पहले पैशन की कर रहे थे, पैशन आग की हम बात कर रहे थे कि खिलाड़ी के भीतर आग होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये एक आग है जो बाहरी चीजों में लगती है, और आग बुझाने का प्रयास जब हम करते हैं जिस यंत्र से, तो वो अग्नि शामक यंत्र कहलाता है। और आज अग्निशमन सेवा दिवस भी हम मना रहे हैं, और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को आग से बचाना और सावधानी बरतने के संबंध में उनको जागृत करना। जी 14 अप्रैल 1944 में मुंबई बंदरगाह पर एक सेना की विस्फोटक सामग्री से भरा हुआ जहाज आग की लपेटों में आ गया था, और उसे बचाने और आग पर काबू पाने के दौरान 66 अग्निशमन कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी थी मंदाकिनी जी। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि आज का ये दिन हम मनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए ये दिन मनाया जाता है। और समाज के लिए सेवा के कई रूप माने जाते हैं दीपा, लेकिन जो अग्निशमन कर्मी हैं दूसरों के लिए करते हैं वो बहुत कठिन कार्य है। अपनी जान दूसरी जान को बचाने के लिए खतरे में डाल देते हैं, और जन सेवा का ये जो रूप है वो बहुत कठिन रूप है। बिल्कुल समझना बहुत मुश्किल है। और कुछ इन्हीं शब्दों में हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि एक ये संदेश है, अग्निशमन दिवस अग्निवीर को जान जोखिम में डाल के सेवा देते हैं, और उस कार्य को याद करने हेतु मनाया जाता है। गर्मी के सीजन में ज्यादातर आग लगने की घटनाएं होती है, तब इनके जान को भी खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि 1944 में मुंबई बंदरगाह पर हुए भीषण अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों की याद में आज का दिन मनाया जाता है। जी, और एक श्रोता ने लिखा है कि विभिन्न कारणों से वह भी गर्म मौसम में खेतों, खलिहानों, बाजारों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में आग लगना स्वाभाविक ही है। फलस्वरूप अपार जन धन की हानि से बचने के लिए आज का यह राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया जा रहा है।
वही एक श्रोता लिखते हैं कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। और ये दिवस अग्निशमन कर्मियों के साहस और समर्पण को सम्मानित करने का एक बड़ा अवसर है, जो आग से बचाव और अन्य आपातकालीन स्थितियों में लोगों की जान बचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इस दिन अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। आग से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को और भी सचेत किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह से किसी भी तरह की कोई ये भीषण जो दुर्घटनाएं होती हैं उसे हमें कैसे बचा जाना चाहिए, है ना जी। सिवाना किसी का बनूंगा, तेरे सिवाना किसी का बनूंगा, खूने जिगर से ये लिख के मैं दूंगा ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा दिलरुबा। हाँ तो दीपा जी अब वही आ गए हैं हम जहाँ हमने शुरुआत में बात की थी। कहाँ त्योहार मनाना और उसके साथ जो बेहिसाब से व्यंजन अलग अलग तरीके से पकवान बन रहे हैं उसका आनंद लेना। और आज तो हम खाएंगे दही से बने व्यंजन। क्या बात है। हमारे श्रोताओं ने तो रेसिपीज लिखनी शुरू कर दी है भाई। लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल देखिए बहुत सारी रेसिपीज आई हैं। हाँ। हम चलते चलते सुनाते चलते हैं उनकी सारे रेसिपी। बताइए। अच्छा ये पहली रेसिपी है इनके प्रांत में जहाँ रहते हैं हमारी श्रोता, लोग जाऊर कहते हैं, गर्मियों में बनता है। अच्छा। तो ये गर्मियों की दोपहर में लंच में खाते हैं लोग जाओ। जी। इसमें कद्दू लौकी को घिस के आप इसमें चावल के साथ बनाते हैं। उसे घिसे हुए कद्दू को डालकर नमक डालकर चावल पका लें। अब दही को मथ ले और चावल में मिला लें। कढ़ाई में तेल, राई, जीरा, मेथी, लाल मिर्च का तड़का लगाएं और चावल पर डाल दें। इसे प्याज, हरी मिर्च, सरसों के तेल, नमक से भी मिला सकते हैं। उबले आलू का चोखा भी साथ में खाया जाता है। इसे खिचड़ी के समान थोड़ा ढीला, मतलब जैसे खिचड़ी कैसे नरम सी रखी जाती है उस तरीके से बनाया जाता है। वैसे खा भी सकते हैं आप। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और सुपाच्य होती है। क्या बात है, मजा आ गया। चटकारा ले रही हूँ मैं तो। बिल्कुल। और देखिए मुझे राजस्थान का जो खाना है ना वो बेहद पसंद है दीपा। बहुत ही चटपटा खाना होता है राजस्थान का। तो एक राजस्थान से रेसिपी आई है कि वे दही के व्यंजन राजस्थान में गर्मियों में खाई जाने वाली सबसे ज्यादा छाछ राबड़ी
दही को मथकर छाछ बना लें, उसमें 1 चम्मच बाजरे का आटा और नमक डालकर उसको कढ़ी के जैसे पका लें। बाजरे का आटा ना हो तो जौ की गुली या गेहूं और बेसन का आटा भी मिलाकर आप राबड़ी बना सकते हैं। गर्मियों में ये ज्यादातर रात को बनाकर रखी जाती है और सुबह इसमें भुना जीरा, काला नमक और प्याज डालकर खाते हैं और चीनी डालकर खाने से तो ये और भी अच्छी लगती है और लू नहीं लगती। लू नहीं, सबसे बड़ी बात जी। अच्छा, एक गुजराती व्यंजन है रायते के बनाने का। 1 लीटर मथे हुए दही में पिसी हुई सरसों 2 चम्मच मिलाकर रख दो। अब इनमें आप 100 ग्राम बेसन की सेव जो होती ना नमकीन भुजिया, वो डाल दीजिए या फिर बूंदी डाल दीजिए। खीरा के टुकड़े करके या 1-2 पके हुए केले के टुकड़े भी डाल सकते हैं। हरा धनिया, लाल मिर्च, हींग, नमक ये सब डाल दीजिए और 2 घंटे बाद ठंडा करके रायता हम परोसते हैं। और ये इनके यहाँ पे खास तौर पे जब शीतला सातम पर्व आता है उस वक्त माता जी के लिए खास बनती है। और ये कह रही हैं कि ये रायता बाजरे की रोटी और या अगली रात यानी 1 दिन पहले से बनी हुई रोटी हो या थेपला पूरी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। साथ में उन्होंने एक मजाक की बात लिखी कि रायता बनाना चाहिए, रायता फैलाना नहीं चाहिए। भाई आप तो रायता बनाइए, क्योंकि खाने वाले हम जो बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, रायता फैलाना नहीं है, रायता बनाइए। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तड़के वाला दही, देखो अरे वाह, चटकारा लेना पड़ रहा है ना, तड़के वाला दही जिसमें दही, लाल मिर्च, हरी धनिया पाउडर, जीरा, घी, नमक और लहसुन चाहिए। 2 कप दही लें, इसमें नमक डालें, मिलाएं, कुछ लहसुन की कलियां लें, उसे दरदरा कूट लें। उसके बाद थोड़ा घी गर्म करें और उसमें जीरा और लहसुन डालकर उसे सुनहरे रंग होने तक भून लें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर अच्छा डाल दें। मसाले और लहसुन को और मिला लें, दही में डाल लें, फिर दही तकड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। बाजरे के रोटले के साथ ये खाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह। अच्छा, एक सिंपल सी रेसिपी हमारी सखी ने भेजी, कहती है हम तो बिल्कुल सादे तरीके से कर्ड राइस बनाते हैं, तो आप चाहें तो बना सकते हैं। अगर आपके पास चावल बहुत बने हुए रह गए हैं, सुबह बने और अगर यूज नहीं हो पाए, तो शाम को कैसे करिए, आप उसमें दही मिला लें और थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक तड़का तैयार करना है। सबसे पहले थोड़ा तेल लेकर गरम कर लें, फिर उसमें थोड़ी सी चने और उड़द की दाल डाल लें। वो जब थोड़ी भून जाए ना, थोड़ी गोल्डन सी हो जाए, गुलाबी हो जाए, फिर जीरा और राई और कड़ी पत्ता और लाल खड़ी मिर्च डालकर इस तड़के को दही चावल के ऊपर डालकर मिक्स कर लें, तो देखिए हो गए कर्ड राइस तैयार। तो ये तो कभी भी खा सकते हैं। मैं आज ही जाकर बनाने वाली कर्ड राइस। ये मैं आपके साथ साथ आपके पीछे आने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी तो साथ साथ गीत सुन लें। चलिए। कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 17 16 मेरा जाए नैना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। मिल जाए नैना। कुछ भी हो मुश्किल है दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मिल जाए नैना। 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना।
16 बरस की, मैं 17 बरस का। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। मिल जाए नैना एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। सच्चे प्रेमी सब मिलते हैं, अब देखें हम कब मिलते हैं। मिलने में अब क्या मुश्किल है, तेरी मेरी एक मंजिल है। दूर है वो नजदीक नहीं है, अब ये मिलना ठीक नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मैं 16 बरस की। मुझे तो लगा था आप 17 बरस की और मैं 16 बरस की। नहीं, मैं 16 बरस की हूँ। चलिए 16 और 17 की लड़ाई में कहीं ट्रेन ही न छूट जाए। हाँ भाई, देखिए समय निकलता जा रहा है। तो चलिए इस कार्यक्रम से अब विदा लेते हैं। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री गुप्ता। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।